Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 4, General Science 7M class. This chapter is about environment and feeding relationships. In previous lecture, we discussed environment and its components. Living and non-living components were discussed that were named abiotic and biotic components. abiotic components जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है। उसके बाद हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा और काइंड्स ऑफ हैबिटेट जो हैं ये डिस्कस हुई। आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई अ लिमिटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज फाउंड इन डेजर्ट्स। तो इसकी क्या वजह है कि डेजर्ट्स में बहुत कम पौधे या जानवर पाए जाते हैं? तो बता सकता है बच्चा? सर क्योंकि वहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं और शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर, पानी की किल्लत है और हॉट क्लाइमेट है। क्लाइमेट बहुत हॉट है, पानी वहाँ बहुत कम पाया जाता है। ये वजह है कि वहाँ पे प्लांट या एनिमल लाइफ बहुत ही लिमिटेड है। ये पॉन्ड हैबिटेट को विजिट करने का बताया। कोई भी हैबिटेट जो आपके सराउंडिंग्स में जो है आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट बनाए, उसमें प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, कंज्यूमर्स कौन से हैं और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? वहाँ जितने पौधे आप देखेंगे वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने भी होंगे। इसके अलावा जो एनिमल्स आपको नजर आएंगे वो सारे कंज्यूमर्स होंगे। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे उसमें एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं चीजें। आज का हमारा एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन ए हैबिटेट। ऐसे फैक्टर्स जो कि हैबिटेट के अंदर चेंजेस पैदा करते हैं। We know that light, temperature, air, soil and water, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। Now changes in these factors bring changes in the populations of a habitat. क्योंकि हैबिटेट के अंदर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन एबायोटिक के साथ होती है। और अगर एबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आती हैं तो लाजमी बात है कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उससे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं और ह्यूमंस का इम्पैक्ट जो है वो बताया जाएगा दैट कैन कॉज चेंजेस इन द हैबिटेट। सबसे पहले सनलाइट की बात हो रही है। ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है जमीन पर। प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अपनी खुराक बनाने के लिए पौधे लाइट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स जमीन पर पाए जाते हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं जो पौधों को ही खाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं या जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। चारा खाने वाले जानवर जैसे बकरा, बैल, गाय, बकरा, भैंस वगैरह, ये सारे जो हैं ये हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। जबकि अदर ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे शेर है, लायन, तो वो अब प्लांट्स को तो नहीं खाता बल्कि किसको खाता है? प्रोड्यूसर्स को खाता, सॉरी कंज्यूमर्स को खाता है। जैसे ये गाय, बैल, भैंस वगैरह, ऐसे जितने भी जानवर, बाकी जितने जानवर हैं उन सब को वो खाता है। तो वो किस में आ गया? वो इनडायरेक्टली डिपेंड करने वाला हुआ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स भी हैं। मैंने आपको दो कैटेगरीज इनकी बता दी। जैसे बकरे ने पौधा खाया और इसने पौधे को शेर ने खाया, सॉरी उसको बकरे को आगे शेर खा जाता है। तो बकरा जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ग्रीन प्लांट्स पे और शेर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यस सर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं?
यस सर, और यहाँ हाँ जी, सनलाइट की क्या पूछा आपने? सर मैंने कहा ये सनलाइट के ऊपर जो सर आपने समझाया था, ये एक बार फिर समझा दें। अच्छा ठीक है, इसमें आपको ये बताया गया है कि लाइट हो, टेम्परेचर हो, एयर, सॉइल या वाटर वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर एबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आती हैं तो हैबिटेट्स की पॉपुलेशंस अफेक्ट होंगी, क्योंकि हैबिटेट की पॉपुलेशंस क्या हैं? वो बायोटिक फैक्टर्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे जो हैं, हैबिटेट की वो पॉपुलेशंस हैं, तो वो अफेक्ट होंगे, उनके अंदर चेंजेस आएंगी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नेचुरल फैक्टर्स, और ह्यूमंस का इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे, जो कि हैबिटेट्स को चेंज करने का सबब बनते हैं। सनलाइट के बारे में आप सुन रहे हैं कि सनलाइट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है जमीन के ऊपर, और प्लांट सनलाइट को यूज करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं फॉर देयर फूड, और दे आल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखें, हम लाइट का हमारा क्या इस्तेमाल होता है? हम लाइट के जरिए देख सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अगर अंधेरा हो तो हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हम मूवमेंट करके कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो लाइट का ये हमारा यूज है। लाइट इंटेंसिटी आल्सो अफेक्ट्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइट इंटेंसिटी भी उनको अफेक्ट करती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स may result in the decrease of animals number in the habitat। मतलब लाइट इंटेंसिटी कम है, पौधों की तादाद कम होती है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वहां पे जानवरों की तादाद भी कम हो जाएगी, क्योंकि जानवर पौधों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन हाउ इज द सन इम्पोर्टेंट टू द फूड सप्लाई ऑफ एन इकोसिस्टम? तो बेटा, इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी फूड सप्लाई है वो प्लांट्स के जरिए होती है, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होता है, वहां सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड होती है। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ हैबिटेट। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर के जरिए भी किसी भी हैबिटेट की जो पॉपुलेशन है ये चेंज हो सकती है। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर जो है, इट मे डिस्टर्ब द हैबिटेट। कि अगर टेम्परेचर में बहुत कमी हो जाती है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, हैबिटेट जो है वो अफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल देखें, वार्म वाटर के अंदर लेस ऑक्सीजन होती है। नाउ व्हाट हैपेंस टू द एक्वेटिक एनिमल्स इन द वाटर एज इट गेट्स हॉटर? लेकिन पानी अगर गर्म हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बेशक वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो ऑक्सीजन उन्हें ना मिलने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि वाटर का बताया कि तो सर एसेंशियल। जहाँ पे जहाँ पे हमेशा से सर्दी होती है सर, वहाँ कोई जानवर नहीं रह सकता। बेटे, सर्दी अगर तो ठंडा पानी से ठंडा है तो वहां पे पानी की खासियत होती है, ये खसूसियत पानी की होती है कि ये जब बर्फ में कन्वर्ट होता है ना, तो बर्फ टॉप लेयर पे आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, और नीचे वाले पानी को इंसुलेट कर देती है। नीचे वाले पानी का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है, और एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर सकती है, जिंदा रहते हैं ऑर्गेनिज्म वहां पे। लेकिन अगर सारा पानी बर्फ बन जाए तो फिर वो मर जाते हैं, फिर जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट वाटर के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ वेयर देयर इज मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड देयर। कि जहाँ ज्यादा पानी हो वहाँ ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अवेलेबिलिटी जो वाटर की है हैबिटेट के अंदर, इट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स ऑर्गेनिजम्स। किसी भी हैबिटेट कहते हैं ना, जानवरों के रहने की जगह को, जहाँ पे कोई जानवर रहते हैं या पौधे रहते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, तो उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। तो
बताया कि हैबिट जिस जगह पानी ज्यादा होगा उस हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा पाए जाएंगे, पॉपुलेशंस वहां की ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है माइग्रेशन। इट्स अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ अ हैबिटेट। सर माइग्रेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स का, जानवरों का एक हैबिटेट से किसी दूसरे को चले जाना या किसी और हैबिटेट से किसी हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिज्म का आ जाना। तो जिस हैबिटेट के अंदर और ऑर्गेनिज्म आएंगे वहां की पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा, और जिस हैबिटेट से चले जाएंगे ऑर्गेनिज्म वहां का साइज कम हो जाएगा। लेकिन कि when a few individuals come to an area it increases the size of population of that area। किसी जगह अगर ऑर्गेनिज्म ज्यादा आ जाते हैं तो वहां की आबादी बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिज्म क्यों मूव करते हैं? ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेस। अच्छी जगह की तलाश की खातिर ही ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, जहाँ पे ज्यादा उन्हें सर्वाइवल की फैसिलिटीज मिलती हैं, उनकी जरूरियात जहाँ पे मीट हो रही होती हैं, वो उस तरफ को मूव करके जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स का बताया जा रहा है, जैसे ड्राउट्स। ड्राउट्स क्या होता है? खुश्क साली, पानी की कमी हो जाना, फ्लड्स वगैरह हों जहाँ पे, या अर्थक्वेक्स हों, दे कैन ब्रिंग चेंजेस इन हैबिटेट्स। तो इनके जरिए भी हैबिटेट्स में चेंजेस आती हैं। ड्राउट जो है ये पीरियड है व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया। किसी जगह पर ज्यादा अरसा के लिए अगर बारिश नहीं होती उसे हम ड्राउट कहते हैं। द पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स मे ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राउट। ठीक है, ड्राउट यानी इस खुश्क साली की सूरत में जो पानी के तालाब या स्ट्रीम्स, नदियां वगैरह होती हैं, वो खुश्क हो जाती हैं। मोस्ट पॉन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं दे डाई और मूव टू अदर पॉन्ड्स। पौधे और जानवर जो हैं वो मर जाते हैं या और पॉन्ड्स में चले जाते हैं। तो इस तरह पॉपुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट पॉन्ड्स की अफेक्ट होती हैं। सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन द एरिया अफेक्टेड बाय द ड्राउट। कि खुश्क साली की सूरत में जो है वो कुछ फसलें ऐसी होंगी कि जो वहाँ नहीं उग सकेंगी, जिनको ज्यादा पानी चाहिए। इसी तरह जब कोई एरिया जो है इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो देयर मे बी अ फ्लड इन दैट एरिया। ठीक है, उस एरिया में सैलाब की कंडीशन होगी, फ्लडिंग की सूरत होगी। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर ड्रायर प्लेसेस ड्यूरिंग द फ्लड। अब इस फ्लडिंग के दौरान क्या होगा? कई जानवर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और प्लांट्स कैसे मूव करके जाते हैं? बड़े प्लांट्स वो जो अप रूट हो जाएंगे तो वो पानी के जरिए बहकर जो है वो दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। लाजिम बात है कि पौधे तो जिंदा नहीं रह सकेंगे, लेकिन जानवर जो है वो मूव करके अदर हैबिटेट्स में चले जाएंगे, वो सर्वाइव कर सकते हैं। Sometimes lightning strikes a tree in a forest, causing forest fires. लाइटनिंग जो बिजली चमकती है, अगर ये फ्लो करती है किसी दरख्त को फॉरेस्ट में, तो वहां पे जंगलात में आग लग सकती है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड। सम एनिमल्स डाई, others may move to safer places. It takes many years for the forest to grow back. अब उस फॉरेस्ट को बहाल होने में काफी साल लग सकते हैं कि पहली हालत में वापस हुआ है फॉरेस्ट, उसमें पौधे नए उग जाएं, फिर दोबारा उसमें जानवर जो हैं वो रहना शुरू कर दें। इस पे कई साल सर लग। अगर कोई ना बीज बोए तो सर वैसे फिर भी प्लांट्स उग जाते हैं? बड़े जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल सीड्स का आपने पहले पढ़ा है कि इसके कई सोर्सेज होते हैं। हवा के जरिए भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बर्ड्स के जरिए भी, एनिमल्स के जरिए भी, पानी के जरिए भी। तो ये कई सोर्सेज होते हैं स्प्रेड के, इसको डिस्पर्सल कहते हैं सीड्स ऑफ फ्रूट्स का। नेक्स्ट अर्थक्वेक्स की बात है कि अर्थक्वेक्स आर सडन शॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जमीन के सरफेस में आने वाले सडन शॉक्स हैं। अर्थक्वेक्स कैन चेंज हैबिटेट वेरी क्विकली। देखिए जमीन क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा? हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहां का हैबिटेट जो है तो क्या वो होगा? बेटे जमीन के अंदर अर्थक्वेक्स की सूरत में आप देखते हैं डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, जमीन की जो सरफेस लेयर्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, सरफेस जो है वो गैर हमवार हो जाती है, वहां पे रहने वाले जानवर और पौधे जो है उनका हैबिटेट सर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन था यस सर, ये अर्थ को किस तरह आता है? अर्थक्वेक कैसे आता है बेटे? अर्थ जमीन के अंदर
वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ प्लेट्स हैं जमीन के अंदर, और उनकी वाइब्रेशन की सूरत में अर्थक्वेक जो आता है। अभी टाइम शॉर्ट है, मैं इस टॉपिक को वाइंड अप कर लूं। सर वो जब आपस में टकराते हैं। ये इसके ऊपर बेटे ये मैं किसी दिन जो है वो अर्थक्वेक को जरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। अभी इस टाइम में हम टॉपिक को वाइंड और अप कर कहते लें, हैं ये अटेंडेंस पे आपकी सर ये रहती है। कहते हैं ये ज़लज़ला क़यामत की निशानी होती है। अच्छा, अर्थक्वेक्स जो है सडन शॉक्स बताया अर्थ सरफेस पे आते हैं, और इससे हैबिटेट जो है वो क्विकली उसके अंदर चेंजेस आती हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताई जानी है कि अक्टूबर 8, 2005 में मैसिव अर्थक्वेक जो है इट डैमेज्ड अ वाइड स्प्रेड एरिया अक्रॉस पाकिस्तान। 2005 में अक्टूबर में जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, over 70,000 people lost their lives and large number of animals and plants were also destroyed. सर 2005 में आया था इस हाँ जी, पे? 2005 वाला जो उसकी बात हो रही है, ये नार्दर्न एरियाज में था। तो मैंने सुना ये बहुत ज्यादा बड़ा था। हाँ जी। Two kinds सर of ये birds live in the सर same ये tree. earthquake की लिमिट कितनी तक की होगी? बेटा क्या पूछा? सर ये जो 2005 में earthquake आया था इसकी लिमिट कितनी थी? मेरे ख्याल 8 या 9 थी शिद्दत इसकी, जो है इंटेंसिटी इसकी वो 8 के करीब थी। 8.7 शायद या 9 पॉइंट कुछ थी, इसके राउंड बोर्ड थी। सर आप तब थे? आप? हाँ जी, सर आप तब है थे? मैं उस वक्त है थे सर? और बेटे 2005 की बात हो रही है, ये तो उस वक्त मैं टीचर था। मैं 99 से टीचिंग कर रहा हूँ, ये 2005 की बात है। सर इसका मतलब आपकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। हाँ जी। अच्छा, two kinds of birds live in the same tree. Kind A eats ants that live in the tree. Kind B eats ants and caterpillars. Which species is more likely to survive if the ant population decreases? हाँ जी, कौन सी स्पीशीज ज्यादा चांसेस रखती है सर्वाइवल के? काइंड ए या काइंड बी? सर पीछे पूछे। बेटे उन्होंने कहा है कि दो काइंड्स हैं बर्ड्स की। काइंड ए जो है वो सिर्फ एंट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो काइंड बी के बर्ड्स हैं वो एंट्स और कैटरपिलर्स दोनों को खाते हैं। कैटरपिलर लार्वे होते हैं बटरफ्लाई के। तो अगर एंट्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो कौन सी स्पीशीज जो है वो ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस रखती है, ए या बी? सर बी। बी, क्योंकि बी की खुराक जो है वो एंट्स के साथ साथ कैटरपिलर्स भी हैं। अगर एंट्स की तादाद कम हो जाती है तो कैटरपिलर्स के ऊपर वो सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद है कि हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स। इससे पहले सर आपकी बस करें अब। अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के लिए आप जो है जरा म्यूट रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।